नमस्कार, मैं हूं गौरी द्विवेदी और चाइना फाइल्स के आज के फिनाले एपिसोड में आपका स्वागत है। चाइना फाइल्स के सीरीज के अलग अलग 8 एपिसोड में हमने चीन के इतिहास, उसके तानाशाह नेताओं के सत्ता संघर्ष और आर्थिक ग्रोथ का काला सच बताया। सबसे पहले आपको एक बार फिर से सभी एपिसोड का रिकैप दिखाते हैं। पहले एपिसोड में हमने बताया कि कैसे माओ सेतुंग ने राजनीति में एंट्री की और चीन के सर्वोच्च नेता बन गए, कैसे चीन को बनाया और उसे आगे बढ़ाया। माओ सेतुंग ने ही पहली बार चीन में इस विचारधारा को जन्म दिया कि सत्ता में बने रहने के लिए निरंकुश होना जरूरी है। दूसरे एपिसोड में माओ सेतुंग के शासन का विश्लेषण किया और बताया कि माओ ने कैसे आधुनिक चीन का निर्माण किया और अपने तानाशाही अंदाज से चीन को एकजुट किया। माओ ने अपने शासन शैली से तय कर दिया था कि चीन के आने वाले सभी शासक तानाशाह ही होंगे। तीसरे एपिसोड में हमने बताया कि कैसे माओ के बाद चीन की सत्ता पर डेंग जाओपिंग ने कब्जा किया, माओ को हीरो से विलन बना दिया और कैसे अपनी अर्थनीति से चीन की तकदीर बदल दी। हालांकि इसके लिए चीन के लोगों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। चौथे एपिसोड में आज के सबसे शक्तिशाली शासक शी जिनपिंग की कहानी बताया कि कैसे चीन की राजनीति में शी जिनपिंग की एंट्री हुई और कैसे एक मजदूर चीन का अब तक सबसे बड़ा तानाशाह बन चुका है, जिससे अब चीन को भी डर लगता है क्योंकि शी जिनपिंग ने माओ से लेकर डेंग जाओपिंग तक के बनाए सभी नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। पांचवें एपिसोड में हमने आपको बताया कि क्यों चीन बार बार अपने पड़ोसियों से पंगा लेता है, शी जिनपिंग का लद्दाख और वियतनाम को लेकर क्या प्लान है और भारत से चीन इतना क्यों चिढ़ता है। छठे एपिसोड में चीन का कर्ज देने वाली साजिश का खुलासा किया गया। आपको बताया कि कैसे चीन कर्ज का लालच देकर छोटे छोटे देशों को फंसाता है और फिर बर्बाद करता है, कैसे उसने अपने साजिश के लिए BRI नाम का एक चक्रव्यूह बनाया है। सातवें एपिसोड में हमने बताया कि कैसे चीन ने धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ पर कब्जा कर लिया है। WTO, WHO, UNHRC जैसे संगठन उसके लिए काम करने लगे और WTO के जरिए कैसे चीन ने पूरी दुनिया को अपना एक बड़ा बाजार बना लिया है। आठवें एपिसोड में हमने शी जिनपिंग के उस तानाशाही फैसले के बारे में बताया जिससे आज पूरा चीन डरा हुआ है, कैसे शी जिनपिंग ने अपनी सत्ता को हमेशा बरकरार रखने की सनक में चीन के सुपरस्टार्स पर निशाना साधा और कैसे चीन की पूरी शिक्षा प्रणाली को बदल के रख दिया। चीन में आज कैसे शी जिनपिंग के खिलाफ बोलने वाले हर व्यक्ति को चुप करा जा रहा है। चाइना फाइल्स के आज के आखिरी एपिसोड में चीन की उन चुनौतियों के बारे में बात करेंगे जो उसके भविष्य को तय करेंगी और ये चुनौतियां ही शी जिनपिंग का भी भविष्य तय करेंगी। भले ही शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन पहली और दूसरी कार्यकाल के मुकाबले उनकी हैट्रिक ज्यादा मुश्किल होने वाली है। आज अर्थव्यवस्था का धीमा विकास दर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी के निचले स्तर से लेकर महासचिव तक को, यानी पूरी पार्टी को ये बात अच्छे से पता है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व और पहचान चीन की अर्थव्यवस्था की तेजी की वजह से बना है। अगर अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार कम होती है तो न केवल चीन के भीतर बल्कि दुनिया में भी उसकी पकड़ कमजोर होगी।
शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लेकिन 2022 में चीन की अर्थव्यवस्था आधिकारिक तौर पर ग्रोथ के मामले में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तुलना में धीमी रहेगी। इससे पहले 1990 में टाइनमेन स्क्वायर नरसंहार के बाद ऐसा हुआ था। अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार, बैंकिंग सेक्टर पर बहुत ज्यादा दबाव, कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में हांगकांग की कम होती चमक चीन की समस्याओं की लंबी फेहरिस्त में शामिल है। ये समस्याएं उस तरह ही हैं जैसे भारी तेजी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में आई गिरावट, जिस वजह से चीन में कई शहर भूतिया बन गए हैं, क्योंकि इन शहरों में लाखों घर तो हैं, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए सिर्फ कुछ हजार लोग ही हैं। शी जिनपिंग के एक के बाद एक गलत आर्थिक फैसले और हर फैसले में खुद को शक्तिशाली बनाने की सोच ने चीन के लिए समस्या पैदा कर दी है। अर्थव्यवस्था में कम्युनिस्ट के केंद्रीकरण की नीति, बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ कार्रवाई और अमेरिका के उपभोक्तावाद शैली के विपरीत राज्य केंद्रित सोच ने चीन को मुश्किल में डाल दिया है। कम्युनिस्ट नेताओं को आज अच्छे से पता है कि चीन की अर्थव्यवस्था कभी भी उन्हें धोखा दे सकती है। Xi Jinping is closing China off from the outside world. So as time progresses, we know less and less about what's happening at the top of the Communist Party and through Chinese society in general. This is something that Mao Zedong did. It's also something that Chinese emperors did during 2 millennia of imperial rule. And we know that every time it's occurred, disaster has followed for China and the Chinese people. So, unfortunately, there are many things and many critical things that we do not comprehend about China today. 1989 में टाइनमेन चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कम्युनिस्ट नेता जाओ जियांग ने बातचीत की वकालत की थी। हालांकि बाद में उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के पद से हटा दिया गया था। उदारवादी कम्युनिस्ट नेता जाओ जियांग ने चीन की पूरे आर्थिक मॉडल की समस्या को केवल एक वाक्य में बताया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ सब कुछ राज्य के हाथों में है। चीन में राज्य के नियंत्रण में थोड़ी कमी आने के बाद बड़ी आर्थिक तेजी आई थी, लेकिन बीते 30 वर्षों में जो कुछ भी हुआ उसे अब शी जिनपिंग बदलना चाहते हैं। उनका मकसद फिर से कई क्षेत्रों को निजी हाथों से अपने हाथों में लेना है। अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल करना और अपने फायदे के लिए सरकारी उद्योग और योजनाओं को अपने मुताबिक चलाना कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे कारगर और पहला हथियार है। चीन की अर्थव्यवस्था में सरकारी उद्योगों की भागीदारी करीब 1/3 है। अब अगर राज्य के नियंत्रण वाले उद्योगों की हिस्सेदारी और बढ़ती है तो इससे चीन की अर्थव्यवस्था की मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि सरकारी उद्योगों में न केवल भ्रष्टाचार बढ़ेगा बल्कि उसकी कार्यक्षमता भी कम होगी। लेकिन चीन में स्टेट ओन एंटरप्राइजेस यानी SOEs सरकार के लिए सबसे पसंदीदा बच्चे की तरह है, जिसे पूरे लाड़ प्यार से रखा जाता है। सरकारी उद्योगों को निजी कंपनियों के मुकाबले न केवल कम ब्याज पर कर्ज दिए जाते हैं, बल्कि कीमती संसाधनों तक उनकी पहुंच आसान होती है। इसके बावजूद निजी कंपनियों की तुलना में सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन बेहद खराब है। चीन में सरकारी कंपनियों के एल्यूमीनियम सेक्टर में प्रति व्यक्ति उत्पादन निजी कंपनियों के मुकाबले 7 गुना कम है। पिछले कई दशकों से सरकारी कंपनियों में सुधार की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन इन बड़ी बड़ी कंपनियों की सत्ता से नजदीकियों की वजह से कुछ खास नहीं हो पाया। खराब प्रदर्शन करने वाली इन सरकारी कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने या सुधारने के बजाय इन्हें सम्मानित किया जाता है। इसका मकसद आर्थिक गतिविधियों में राज्य का नियंत्रण बढ़ाने और कुछ चुनिंदा सरकारी कंपनियों पर सत्ता की पकड़ को मजबूत करना है। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छोटी छोटी कई निजी कंपनियों के मुकाबले कुछ बहुत बड़ी सरकारी कंपनियों को नियंत्रित करना आसान है। दरअसल अर्थव्यवस्था पर अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने शुरुआती दौर में अपनी पसंदीदा कंपनियों को काफी सुविधाएं दी। इसका असर ये हुआ कि इन कंपनियों ने सभी क्षेत्रों में जरूरत से बहुत ज्यादा उत्पादन कर दिया। 2008 के आर्थिक संकट के पहले तक इस अति उत्पादन का घरेलू स्तर पर ही खपत हो जाता था, लेकिन उसके बाद इससे तेजी से कर्ज बढ़ने लगा।
वास्तव में चीन का कर्ज एक विकासशील देश के लिए अब तक का सबसे बड़ा कर्ज है। 2007 में ये कर्ज $7 ट्रिलियन से बढ़कर 2014 में $28 ट्रिलियन तक पहुंच गया और 2018 तक $34 ट्रिलियन पहुंच गया। 2007 में चीन का जीडीपी करीब $3.5 ट्रिलियन था और 2017 में ये $12.2 ट्रिलियन तक पहुंचा। तो इस दौरान चीन का जीडीपी $8.65 ट्रिलियन बढ़ा, जबकि कर्ज $27 ट्रिलियन बढ़ा। और इसकी वजह अपनी उत्पादन क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ाना था। अब भी सरकारी उद्योग ज्यादा उत्पादन करके कर्ज का बोझ और बढ़ा रहे हैं। चूंकि सरकारी उद्योग राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसलिए इसके नफा नुकसान की जांच ही नहीं की जाती है। अर्थव्यवस्था में ज्यादा कर्ज के बढ़ने का असर ये भी होता है कि रियल एस्टेट में बहुत निर्माण किया जाता है। हालांकि ये एक ऐसी आर्थिक समस्या है जो केवल चीन की नहीं है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण ये समस्या चीन में ज्यादा दिखती है। चीन में फैले भूतिया शहर चीन की पूरी कहानी को बताने के लिए पर्याप्त हैं। ये शहर भ्रष्टाचार, मनमाने फैसले और भविष्य को लेकर गलत अनुमान का नतीजा है। पूरे चीन में जगह जगह कई भूतिया शहर बन चुके हैं। दरअसल ये रियल एस्टेट में बेहिसाब निवेश, गलत नीति और मांग में भारी गिरावट का नतीजा है। ऐसे शहर बनने की दो वजह है। पहली है वहाँ के स्थानीय सरकारों के फैसले, जिन्होंने रियल एस्टेट की मदद से स्थानीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई। 2017 में ओपन एडिशन जर्नल के मुताबिक स्थानीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए रेजिडेंशियल सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जगह ले ली। अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट सेक्टर का हिस्सा 29% है। इसलिए रेजिडेंशियल के मुकाबले कमर्शियल जमीन की मांग ज्यादा तेजी से बढ़ती है। There's no shortage of corruption at the local government level. The debt, probably doesn't go away right away. They continue to borrow. I think it might require some sort of event, some sort of capital markets event, like a default from a big, especially a big dollar borrower, but even a big default in local currency. There's probably not much room for any sort of crash or event that sort of a black swan event. There's really little room for that because of the real estate bubble popping, of the middle class debt crisis, the mortgage payment, the delinquencies are high. So look, this isn't just public debt, it's private debt, it's an aging population. There's very little retirement support in this built into the system. The disastrous one-child policy continues to rear its ugly head. And don't forget, you asked about the local level. There's still massive rural poverty in China. दूसरी वजह चीन में लोगों का घरों में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की मानसिकता है और ये निवेश 90% तक है। विकसित देशों की तुलना में ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ शेयर बाजार और बॉन्ड में भी निवेश किया जाता है, केवल रियल एस्टेट में नहीं। चीन के 90% लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं और केवल 7% शेयर बाजार में निवेश करते हैं। अधिकांश विकसित बाजारों में 52% लोगों के पास शेयर हैं और 65% के पास घर है। इससे ये साफ होता है कि रियल एस्टेट काला धन, भ्रष्टाचार और सट्टा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। चीन में हाउसिंग टैक्स नहीं है, इससे भी रियल एस्टेट में तमाम तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। रियल एस्टेट लोगों के लिए बचत के अलावा दूसरे पैसों को ठिकाने लगाने की पसंदीदा जगह है। घरों की जरूरत के मुकाबले रियल एस्टेट एक सट्टा बाजार बन चुका है। नतीजा ये हुआ कि वहाँ बेहिसाब घर बन गए और अब ये घर खाली पड़े हैं। चीन में रियल एस्टेट में वैकेंसी रेट 20% है। अमेरिका, जापान के मुकाबले ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि चीन में 5 में से 1 परियोजना आधिकारिक रूप से खाली है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति चीन के शहरों से गुजरता है तो उसे वो शहर भूतिया लगता है, क्योंकि वहाँ लाखों फ्लैट तो हैं, लेकिन हाई राइज बिल्डिंगों में रहने वाला कोई नहीं है। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर तब तक ठीक नहीं हो सकता है जब तक कि वो ओवर वैल्यूड रहेगा और इसे बहुत ज्यादा कर्ज मिलता रहेगा।
निक्के एशिया के मुताबिक चीन का नॉमिनल जीडीपी अमेरिका का केवल 70% है, लेकिन रियल एस्टेट की कीमतें अमेरिका की तुलना में 2.5 गुना से ज्यादा है। ये खेल केवल कीमत का नहीं है, बल्कि इसका सीधे तौर पर असर बैंकिंग सेक्टर पर भी होता है। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉरपोरेशन के कुल लोन में रियल एस्टेट के लोन का हिस्सा करीब 39% है, जबकि बैंक ऑफ चाइना का 38% है। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉरपोरेशन चीन का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, जबकि बैंक ऑफ चाइना चौथा सबसे बड़ा बैंक है। You know, the real estate bubble is starting to burst. You've got, you mentioned a middle class debt crisis. You've seen mortgage boycotts. That probably gets worse before it gets better. This is something that's really unsettling. Now, granted, the central bank has come out and lowered interest rates. That might help. I think they understand that this could get worse before it gets better. But again, with lockdowns and some of the obvious demographic challenges that have been historic, they're not new, but they're only getting worse. Again, getting worse before it gets better with the aging of the population. So a lot of the borrowers in China have never really gone through this. They've only experienced property markets that continue to go up, debt is easily provided. So this could really be unsettling for the Chinese economy, but also for Chinese society. शी जिनपिंग की केवल अर्थव्यवस्था पर ही कंट्रोल करने की योजना नहीं है, बल्कि शी जिनपिंग चीन के भीतर और बाहर जिस तरह का नियंत्रण कायम करने की योजना बना रहे हैं, उसके लिए उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी होगी। चीन दुनिया के केवल कुछ उन चुनिंदा देशों में से है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस पर खर्च करती है। चेहरे पहचानने की तकनीक की तैनाती से लेकर 24 घंटे लोगों पर कैमरे की नजर तक, सभी निजी डेटा को आपस में जोड़ने से लेकर बैंक के हर लेन देन पर नजर रखना चीन की सबसे बड़ी डिजिटल निगरानी है। इसके लिए चीन की सरकार काफी पैसे खर्च करती है। ये खर्च सालाना $190 बिलियन से अधिक है। 2007 से लेकर 2018 के बीच चीन में सार्वजनिक सुरक्षा पर खर्च 3 गुना बढ़कर $193 बिलियन सालाना हो गया था। अमेरिका की तुलना में ये 19% ज्यादा है और चीन के बाहरी रक्षा बजट से करीब 20% अधिक है। शिनजियांग और तिब्बत जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी खर्च इतनी तेजी से बढ़े हैं कि अब वे प्रति व्यक्ति पीपीपी आधार पर अमेरिका के औसत से अधिक हो गए हैं। चीन सुरक्षा से जुड़े हाईटेक टेक्नोलॉजी में लगातार भारी निवेश कर रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में बड़े बड़े शहरों में रहने वाले अमीर लोग इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। हर किसी पर कंट्रोल करने के लिए चीन ने 10 साल में चेहरा पहचानने की ऐसी तकनीक को विकसित किया जिससे चीन के हर नागरिक पर नजर रखी जा सकती है। इस तकनीक को आज सबवे टिकट से लेकर बैंकों में लेन देन और टैक्सी में सवारी तक से जोड़ दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिस संगठित और विशाल जासूसी नेटवर्क का इस्तेमाल करती है, वो बिल्कुल सामान्य और सही लगता है, लेकिन वक्त आने पर ये सिस्टम पूरी तरह से टूट सकता है और ये आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक किसी मोर्चे पर विद्रोह होने की स्थिति तक आ सकता है। ऐसा लगता है कि घरेलू सुरक्षा पर खर्च किया गया एक एक पैसा एक दिन संघर्ष की वजह बनेगा। ये पैसे उन इलाकों को शांत रखने या संभालने के लिए खर्च किए जा रहे हैं जो अल्पसंख्यकों की वजह से अशांत बने हुए हैं। यह संघर्ष तिब्बती क्षेत्र और शिनजियांग में होने की संभावना है, जिसको दुनिया भर से भी समर्थन मिल सकता है। कोरोना काल के बाद चीन में सब कुछ बदल गया है। अब जो हालात बन गए हैं उसमें मीडिया और इंटरनेट पर राज्य का नियंत्रण ज्यादा आसान नहीं होगा। इस बात की संभावना है कि वक्त आने पर चीन के लोग और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शी जिनपिंग के खिलाफ हो सकते हैं। शी जिनपिंग ने कोरोना महामारी के दौरान 2 साल से अधिक समय तक चीन में ही रहने का विकल्प चुना। ये महज इत्तेफाक है या शी जिनपिंग का डर, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये माओ शैली में शासन करने की वो मानसिकता है जिसमें बाहरी देशों से संपर्क नहीं रखा जाता है। चीन के गठन के 2 दशकों से अधिक समय तक माओ का पश्चिम देशों के साथ कोई संबंध नहीं था और ये काम करने का साम्यवादी तरीका था। आज शी जिनपिंग भी माओ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं।
आज चीन में शी जिनपिंग सर्वे सर्वा हैं। सत्ता पर उनकी बेहद मजबूत पकड़ है। पार्टी, राष्ट्रपति और सेना, इन तीनों पर भी शी जिनपिंग का ही कंट्रोल है। ऐसे में आने वाले दिनों में शी को मजबूत चुनौती मिलने की संभावना बेहद कम है। हालांकि शी जिनपिंग को चुनौती उनकी पार्टी ही दे सकती है। शी जिनपिंग ऐसी किसी चुनौती से बचने के लिए सेना को अलग अलग देशों के साथ संघर्ष में शामिल कर सकते हैं। ये दक्षिण चीन सागर में जापान या ताइवान के खिलाफ हो सकता है, या भारत के खिलाफ लद्दाख में, या हिंद महासागर में हम्बनटोटा बंदरगाह पर हो सकता है। Hambantota was a backward region in Sri Lanka. So successive governments sought to develop it, and now the Chinese government provided a loan to develop it. Subsequently, China converted that into an investment, but it is basically a commercial port, and the Sri Lanka government has a naval presence there. There is an industrial zone that hopefully will be built around it. So the sustainability of these projects obviously is important, and that is something the government is keeping an eye on. सशस्त्र संघर्ष का आम लोगों पर कितना ज्यादा असर होता है, इसे वहाँ के हर कम्युनिस्ट नेता जानते और समझते हैं। शी जिनपिंग को भी ये बात पता है। जिनपिंग अपना नाम इतिहास में अमर करना चाहते हैं। वो उस इतिहास को बदलना चाहते हैं जिसे तमाम कोशिशों के बावजूद माओ सेतुंग नहीं बदल पाए। युद्ध जीतने के बावजूद माओ सेतुंग ताइवान को नहीं जीत पाए, जबकि शी जिनपिंग इसे जीतना चाहते हैं। इसीलिए इस मुद्दे पर वो अमेरिका से बार बार टकराने को तैयार है। आने वाले दिनों में चीन की सैन्य शक्ति ही तय करेगी कि पार्टी और उसके महान नेता की चीन पर चील वाली पकड़ ढीली नहीं पड़ जाए। क्वाड और ऑकस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन आने वाले दिनों में ये साबित करेंगे कि चीन की युद्ध वाली चेतावनी केवल खोखली धमकी है या उससे कहीं ज्यादा। वैसे अमेरिका के अलावा भारत और जापान वो देश होंगे जो चीन के भविष्य की रणनीति को काफी हद तक तय करेंगे। दरअसल एशिया में दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के अलावा ये दोनों देश शी जिनपिंग के पूरे एशिया में अपना आधिपत्य स्थापित करने की योजना के सबसे बड़े रोड़ा हैं। हालांकि चीन के भीतर शी जिनपिंग की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जिनपिंग चीन के सर्वोच्च नेता बने हुए हैं। इसलिए वो तीसरी बार राष्ट्रपति के लिए चुन लिए गए हैं। अब शी जिनपिंग खुद को चीन का मसीहा बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, जो स्थान एक समय माओ सेतुंग के लिए था। माओ सेतुंग की छवि को खत्म करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने डेंग जाओपिंग को आगे बढ़ाया था, लेकिन इस बार शी जिनपिंग को खत्म करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के पास शायद विकल्प नहीं है। आज जिनपिंग का कद चीन में पार्टी और देश से बड़ा हो चुका है, और यही चीन की सबसे बड़ी चिंता है। अगर इतिहास में देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास निरंकुश और तानाशाह शासकों से निपटने का अपना एक अलग तरीका है, और हर बार इसके दम पर तानाशाह नेताओं को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है। लेकिन शी जिनपिंग के मामले में कम्युनिस्ट पार्टी शायद बेबस हो चुकी है। शी जिनपिंग उस बेलगाम तानाशाह की तरह है जिसे अब कंट्रोल करना आसान नहीं है। चीन का और उसके नेताओं का भविष्य अब शी जिनपिंग की आने वाली नीतियां ही तय करेगी। भारतीय टेलीविजन न्यूज का ये सबसे अनूठा कार्यक्रम था, जिसमें आपको चीन के बारे में वो जानकारी मिली जो अब तक शायद किसी ने ना दिखाई। पिछले सारे एपिसोड्स को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमें अपना सुझाव जरूर भेजें। धन्यवाद।